वंदे वंदे। बहुत बढ़िया। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की हो रही कि सब मुझे आप खुश दिख रहे हैं, कोई भी दुखी नहीं दिख रहा है। कोई दुखी? जो दुखी वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो सुखी है वो हाथ खड़े करो। जो अपने आप को सुखी मानते हैं, क्या माना जाए? 3 तरीके के लोग हैं। एक तो वो है जो सुखी है, एक वो है जो दुखी है, और एक की फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी फिल्म का नाम है जिंदगी न मिलेगी दोबारा, जो करना अभी करिए। बजरंगी भी है यहाँ, राम जी के भगत भी हैं। अभी महेंद्र सिंह जी ने मेरे को काफी बातें कही, आप लोगों को कही हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं लंबे चौड़े भाषण देके तो आप लोगों को दोस्त नहीं बना सकता, क्योंकि एक तो नेता लोग वैसे ही बदनाम रहते हैं, और 6 फीट का आ जाए तो लोगों को लगता है कि पता नहीं कितनी देर लेगा ये, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो मैं तो जब स्कूल में पढ़ता था आपकी तरह कॉलेज में, तो हम लोग एक काम करते थे। क्या करते थे? कोई नेता आ जाए और वो जल्दी पीछा छोड़ दे हमारा, तो क्या करते थे? अब जैसे क्लास में तो मजबूरी है, गुरुजी की क्लास कितने की होती है रात शाम की? 40 मिनट की, 40 मिनट की। अब उसमें सारी चीजें, कई बच्चे नींद भी निकाल लेते हैं, कई हवाई जहाज भी फेंक देते हैं, और कई गुरुजी पे टिप्पणी भी कर लेते हैं कि आज गुरुजी नहा के नहीं आए, भले खुद नहीं नहा गया हो। तो लेकिन 40 मिनट तो गुरुजी को सुनना ही पड़ता है। लेकिन नेता को सुनने की क्या लिमिट है? अब मैं आया हूं, मान लो, अब मैं 2.5 घंटे से कम तो माइक छोड़ता ही नहीं। बताओ, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। माइक को छोड़ दिया जाए, मतलब मेरे गले पे मैं अन्याय करना चाह रहे हो, अत्याचार, इमोशनल अत्याचार। तो कोई जवाब देगा क्या कि कैसे निपटा जाए इस समस्या से? बुला तो लिया, या फिर हम क्या करते थे, किसी को आइडिया हो तो कोई सही जवाब देगा? हम क्या करते थे, कोई बताएगा? कोई अंदाज, कोई क्लू, कोई आइडिया? नो। हम ये करते थे कि कोई 6 फीट का नेता भाषण देने आता था तो बात करते थे, यार कितनी देर में बैठेगा ये। और फिर जब बात लंबी होती थी तो हम लोग पीछे बैठ के ताली बजाते थे। नेता को लगता था कि भाषण पे बज रही, और हम बैठाने के लिए बजाते थे, उनका भाषण लंबा होता जाता था। नहीं, तुम लोग बजाने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छा, मैं ये सोचता था कि हमारे जमाने में शैतानी होती थी, अभी भी मतलब परंपरा चली आ रही है, रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा, नेहरू युवा केंद्र को, महेंद्र सिंह जी को, और राधेश्याम मेहता जी को, पंकज जी हमारे साथ जुड़ के, हमारे सभी मेहमान, गुरुजन और प्यारे बच्चों, मुझे इतने सारी एनर्जी वाले नौजवानों से मिलने का मौका दिया। इसलिए मैं असेंबली छोड़ के भी आया बीच में, कि मैं देखता हूं कि आज की पीढ़ी जो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, स्कूल के बच्चे भी इसमें स्कूल के हैं? हाँ, जब भी आवाज ज्यादा आ रही है, कॉलेज वाले तो फिर भी शांत रहते हैं। तो मैं
आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए आया था, कर सकता हूं? आप ये बताइए कि भारत से कितने लोग प्यार करते हैं? हाथ खड़े करिए। भारत से, हमारे भारत से। बहुत बढ़िया। अच्छा, कई जब हाथ खड़े करते हैं तो उनको पता ही नहीं लगता कि वो अखंड भारत में है कि भारत में। अच्छा, इस बात का जवाब देगा कि भारत से क्यों प्यार करते हैं? ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा, मैं आपसे सुनने के लिए आया हूं। जो सही जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। पहले पूछ रहे क्या है? कोई भी, और मैं चाहूंगा कि मेरी बेटियां जवाब दें इस बात का। आप लोगों को प्रिविलेज है, देखिए, नहीं तो ये जो मेरे ठूंठ बच्चे हैं ये मेरे से नाराज हो जाएंगे कि हमारे को मौका नहीं दिया। कोई भी, इतना आसान सवाल है। अब आप यदि पहल है मेरी बेटियों को, नहीं फिर मैं बच्चों को मौका दूंगा। फिर मत कहना कि हमारी पोजीशन ले ली इन्होंने, आरक्षण लागू कर दो। चलो, इन्होंने हाथ खड़े किए, आइए यहाँ आइए। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमावत है और मैं स्वामी विवेकानंद युवा मंडल आष्टिकला का अध्यक्ष हूँ। मैं अपने देश से इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि मैं इसमें जन्म लिया है और भारत माता जिस पर मैं पला बढ़ा, इसलिए मुझे अपने देश से प्यार है। इसमें वो सब चीजें हैं जो मेरे लिए आवश्यक है, इसलिए मैं भारत से प्यार करता हूँ। भारत केवल वो देश है जिसमें अखंडता में भी एकता है, इसलिए मैं भारत से प्यार करता हूँ। और धन्यवाद सर आपका जो मुझे ये अवसर दिया। भाई राहुल कुमावत के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, ये काम सब लोग कर सकते थे। कई कॉन्फिडेंट थे, कईयों को लग रहा था कि सवाल का जवाब गलत नहीं हो जाए तो अपनी इंसल्ट हो जाएगी, और कईयों को अब लग रहा है कि राहुल कुमावत की जगह काश हम लोग चले जाते ऊपर। ये मेरे साथ भी होता था। गुरुजी सवाल पूछते थे, मुझे आता था, लेकिन बाद में पता लगता था, क्योंकि मैं पीछे बैठता था कि आगे इसलिए नहीं बैठता था कि गुरुजी पूछ नहीं ले, नजर पड़ जाए कि भाई तुम बताओ, अपने को आता नहीं, गलत हो जाए, पीछे बैठते थे। एक दिन गुरुजी ने पूछ लिया पीछे से, हाँ भाई तुम बताओ, तो पीछे बैठना ही बेकार हो गया। लेकिन जब कोई आगे वाला बच्चा बताता था सवाल का जवाब, तो पता लगता ये तो अपने को आता है, पर बताते इसलिए नहीं थे कि कॉन्फिडेंस की कमी थी, आत्मविश्वास की, कि मंच पे कैसे जाएं, टांगे कांपेंगी, गलत हो जाएगा। तो मैंने राहुल के लिए तालियां इसलिए बजाई कि इतने सारे हजारों बच्चों में उसने भारत को प्रेम क्यों करते हैं, सामान्य सवाल है, बेसिक सवाल है, बुनियादी सवाल है। क्योंकि हम यहाँ नेहरू युवा केंद्र की युवा संसद में आए हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। मुझे पता है कि आप मेरे से भी ज्यादा प्रेम करते हो, भारत को मेरे से भी ज्यादा प्रेम करते हो, लेकिन ये जो राहुल ने कॉन्फिडेंस दिखाया, जो बात कही है, उस बात से सब लोग इत्तेफाक रखते हैं। किसी भी देश की जमीन, किसी भी देश की संस्कृति, किसी देश का इतिहास, किसी की विरासत, और इसलिए 1980 के दशक में एक अंतरिक्ष यात्री गए अंतरिक्ष में। उस समय की प्रधानमंत्री ने पूछा कि राकेश शर्मा जी, दुनिया कैसी दिखती है? तो उस अंतरिक्ष यात्री का जवाब था, पूछा था दुनिया के लिए, लेकिन अंतरिक्ष की दूरी से भी उस अंतरिक्ष यात्री का जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
यानी जिस अंतरिक्ष यात्री के जीवन को चुनौती हो लेकिन ऊपर से भी खूबसूरत भारत दिखता है, तो भारत दुनिया का अनूठा देश है, खूबसूरत देश है, सनातन देश है। और उन्होंने ठीक कहा कि खूबी यह है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक अलग अलग तरीके की टोपोग्राफी है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं बर्फ है, कहीं नदी है, कहीं नाले हैं, कहीं पठार है, कहीं रेगिस्तान है। दुनिया में इतनी विविधता भौगोलिक रूप से किसी देश में नहीं। दुनिया में इतने तरीके के मजहब किसी देश में नहीं है, इतने धर्म किसी देश में नहीं, जाति नहीं, गोत्र नहीं, कुल नहीं। और फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बड़ी आबादी का देश है। लेकिन भारत की खूबी यह है कि यह सनातन है, लंबी परंपरा का देश है और इसलिए यहां की हर चीज खूबसूरत है। सामान्य व्यक्ति मजदूर से लेकर मालिक तक, किसान से लेकर जवान तक, क्योंकि मैं देख रहा था कि आप नारे लगा रहे थे जय जवान जय किसान। इसलिए किसी नौजवान के लिए कोई सबसे बड़ा कर्जा है तो धरती का कर्जा है, और धरती है हमारी भारत मां, जिसका नारा आपने लगाया। इसलिए किसी भी जवान के लिए जीवन की पहली शर्त है कि अपने देश को, माटी को प्रेम करे और उसके बाद देश के प्रतीक को प्रेम करे। तिरंगे से प्यार करते हो ना आप लोग? 15 अगस्त 26 जनवरी को तो सेलिब्रेशन करते ही हो, लेकिन आप वो लोग हो जो देश से प्यार करते हो, तिरंगे से प्यार करते हो। और आप अपने इस पूरे परिवेश से भी प्यार करते हो, गांव से, गली से, घर से, स्कूल से, क्योंकि ये जो संस्कार मिलते हैं अलग अलग जाति, कुल और गोत्र के बाद भी हमारी अपनी जो पहचान है वो किसी एक परिवार के, जाति, पंथ के नाते हो सकती है, लेकिन मित्रता सब जातियों में होती है। और इसलिए इन सारी परिस्थितियों के बीच में हम समाज के भी एक जिम्मेवार नागरिक होते हैं। और जिम्मेवार नागरिक खास तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से परिचित हो आप लोग? नाम सुना है? कौन थे वो? वैज्ञानिक थे, भारत के राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन, भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के बच्चों के बारे में कुछ कहा था, ध्यान है आपको? कोई बताएगा? एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने स्कूल के, कॉलेज के बच्चों के लिए कहा कि मैं मिसाइल मैन हूं, वैज्ञानिक हूं और मैं परमाणु की ताकत को जानता हूं। परमाणु का एक कण दुनिया का विध्वंस कर सकता है, लेकिन भारत की ताकत किसी परमाणु बम में नहीं, भारत की ताकत हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों के अंदर बसती है कि वो सृजन का निर्णय ले लें तो समाज को और देश को बदलने की ताकत किसी में है तो हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों में। और इसलिए जब वो स्कूल और कॉलेज में जाते थे, मैं क्यों आया यहां विधानसभा छोड़ के? क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि मैं स्कूल और कॉलेज में इसलिए जाता हूं। उनको पूछा अखबार के लोगों ने कि आप तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, इन छोटी जगह क्यों जाते हो? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो खूबसूरत था। उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि आप स्कूल और कॉलेज में बच्चों में क्या ढूंढते हो? उन्होंने कहा, स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों में मैं भारत का भविष्य ढूंढता हूं। इसलिए आप केवल अपना भविष्य नहीं, आप समाज के और देश के भविष्य हो। समाज और देश का भविष्य तभी उज्जवल होता है कि कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान जो अपने घर के संस्कार लेके चलता है, जो अपने स्कूल में अपने गुरुजनों की सम्मान करता है, उनसे शिक्षा लेके समाज की प्रेरणा बन के काम करता है। इसलिए ये जद्दोजहद तो जरूर है समाज में कि जितनी जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए अपने ठाठ हो जाए। अब समस्या ये है कि वो सबको नहीं मिलती। सबको नहीं मिलती तो आज के बच्चों की सबसे बड़ी तकलीफ है
और इसमें भी कोई दो राय नहीं। रोजी रोटी का संघर्ष बड़ा होता है, लेकिन मैं ऐसे गांव के बहुत बच्चों को जानता हूं, बहुत लोग मिलते हैं, हमारे आमेर के गांव के लोग मिलते हैं, मैं देश में प्रदेश में कहीं भी जाता हूं जरूर मिलते हैं। कोई न कोई व्यक्ति अपने पे पैरों पे खड़े होके, मैंने पूछा इतने साधारण गांव से घर से हो, आज तुमने इतना बड़ा कारोबार कर लिया, 500 आदमियों को नौकरी दे रहे हो, तो ये कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में आ गया कि कंपटीशन का जमाना है, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा, जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनूंगा। तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है। कोई पढ़ाई के मैदान पे जीतता है, कोई खेल के मैदान पे जीतता है, कोई जीवन के मैदान पे जीतता है। मैं कल्पना करूंगा और कामना करूंगा कि आप सारे मैदान जीतो। और इसलिए मुझे चिंता तब होती है कि जब मैं कोटा की कोई खबर पढ़ता हूं, एक साल में 55 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, परीक्षा में फेल हो गए, अच्छे नंबर नहीं आए। लेकिन उनको जीवन से नहीं हारना चाहिए और किसी को ही नहीं हारना चाहिए, क्योंकि ये जीवन चुनौतियों से भरा है, यहां सुख दुख भी है। और इसलिए कहा जाता है कि मान लो तो हार है, ठान लो तो, मान लो तो, ठान लो तो। इतनी मरी मरी आवाज बोलोगे जीत के लिए, आप सबको जीतना है। मैं आपकी कामना करने के लिए आया हूं कि आप जीवन के जिस क्षेत्र में जाओ जीतो। मान लो तो हार है, ठान लो तो, मान लो तो, ठान लो तो आप सबको जीतना है। ये युवा संसद का संदेश ये है कि हम जिम्मेवार लोग हैं, और इसलिए देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि अपने देश को स्वच्छ रखो, तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ये सबकी जिम्मेवारी है कि नहीं? और इसलिए भारत ने G20 की मेहमानबाजी करी है। दुनिया के देश के प्रतिनिधि आएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे। भारत यदि उनको साफ दिखेगा तो दुनिया में हमारी छवि जाएगी, और ये सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने बदलाव को देखा। दूसरा कारण, हमें सेवा का सिखाया जाता है। कोरोना के कालखंड में आप लोगों ने, आपके परिवार ने, आपके जिम्मेवार लोगों ने सेवा की थी कि नहीं की थी? और देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी सेवा की कि देश के वैज्ञानिकों ने 9 महीने में वैक्सीन बनाई और हिंदुस्तान के 250 करोड़ लोगों को लगाकर हिंदुस्तान के लोगों की जीवन की सुरक्षा की। ये कम बात नहीं थी कि जब देश का अग्रणी व्यक्ति देश की सेवा करता है। आज यह महफूज बैठो बिना मास्क के, कुछ लोगों ने तो लगा रखे, लेकिन चाइना में और दुनिया के कई देशों को अभी भी कोरोना से लड़ना पड़ रहा है। इस देश में भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, कौन लड़ेगा? आप बोलोगे हम लड़ेंगे, क्योंकि कोई भी जिम्मेवार आदमी इस समाज की, देश की बुराई से लड़ने की ताकत रखता है तो वो स्कूल और कॉलेज के नौजवान करते हैं। जातिवाद से कौन लड़ेगा? हम ही लड़ेंगे। मैं इसलिए आप सब लोगों को निवेदन करने के लिए आया हूं। मैंने भी देखा कि ये जो वर्ष है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, मोटे अनाज का दिवस है। भारत की ताकत देखिए कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी दुनिया मनाने लगी, भारत के नाम पे शीर्षासन कर रही है, क्योंकि योग में वो ताकत है जो किसी दुनिया को, पूरी दुनिया को स्वस्थ रख सकती है। और जो मोटा अनाज है, ये हमारा सौभाग्य है कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पैदा होता है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राजस्थान में पैदा होता है। और इसलिए इस मोटे अनाज को, ये हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत बने। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं कि आप सब लोग स्कूल में और कॉलेज में जो पढ़ाई करते हैं वो पूरे तरीके से शिद्दत के साथ और पूरी मजबूती के साथ आप यदि करेंगे, और केवल इस बात से हताश नहीं होंगे कि इनको सरकारी नौकरी नहीं मिली,
आप लोगों को उसका विकल्प भी ढूंढना है, अपने पैरों पर भी खड़ा होना है और अपने आप को साबित भी करना है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग इसी तरीके से परिवार का सम्मान करते हुए, गुरुजनों का सम्मान करते हुए, अच्छे मित्र बनाते हुए और देश के प्रति समर्पित होते हुए बदलाव के लिए आप काम करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय